गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वसीयत के बारे में। वसीयत क्या होती है, वसीयत कौन कर सकता है और वसीयत कब की जा सकती है, किस संपत्ति की वसीयत की जा सकती है और किसके हक में वसीयत हो सकती है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग तरह के रिलीजन्स रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुस्लिम वसीयत के बारे में बताऊंगा। मुस्लिम वसीयत और गैर मुस्लिम वसीयत यानी कि हिंदू द्वारा जो भी वसीयत में थोड़ा सा अंतर हो। आज मैं इस वीडियो में आपको मुस्लिम वसीयत के बारे में बताऊंगा कि क्या रूल एंड रेगुलेशन और क्या शर्तें निर्धारित की गई मुस्लिम वसीयत में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वसीयत कौन कर सकता है। अगर किसी के पास कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, ठीक हो, जैसे कोई जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, तो उस संपत्ति की वसीयत कौन कर सकता है। यानी कि हर एक मुस्लिम के पास यह अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। लेकिन कौन कर सकता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी उम्र 21 होनी चाहिए के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि 21 वर्ष का वो व्यक्ति होना चाहिए जो वसीयत कर रहा अपनी संपत्ति की। 21 वर्ष से कम उसकी होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कोई किसी जमीन का, मकान का, दुकान की, किसी भी तरह का कोई भी क्या कर रहा, एक एग्रीमेंट कर रहा, यानी कि लेन देन कर रहा, तो उसकी जो आयु 21 निर्धारित की गई है। ठीक है, 21 वर्ष होनी चाहिए और वसीयत करने के वाले की भी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको वसीयत का जो मतलब, यानी कि वो सोच मन उसका होना चाहिए, यानी कि उसका जो माइंड होना चाहिए, उसका जो दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके माइंड में कोई कमी या कोई पागल व्यक्ति किसी को वसीयत नहीं कर सकता। हाँ, उसका माइंड बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और वो जो भी वसीयत कर रहा, जिसके भी हक में कर रहा, चाहे वो कोई भी, ठीक हो। मुसलमानों के अंदर जैसे कि कोई बच्चा, जो उसमें जो शर्तें रखी गई उसके बारे में आपको बता रहा। जैसे जो वसीयत कर रहा वो भी योग्य होना चाहिए और जिसके वसीयत हक में हो रही वह भी योग्य होना चाहिए, चाहे वो उसमें बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी जवान या कोई संस्था हो। जैसे भाई वक्त के नाम जो वसीयत करते हैं मुसलमान बहुत से, अगर भाई मेरे मरने के बाद तेरी जो संपत्ति वो मस्जिद के नाम चली जाए, मदरसे के नाम चली जाए, या मैं वसीयत कर रहा मेरी जो संपत्ति या ईदगाह में चली जाए, ईदगाह के नाम का नाम, या कब्रिस्तान के नाम वसीयत कर, लेकिन वक्त के नाम अपनी वसीयत कर दे, अपनी संपत्ति की, अपनी प्रॉपर्टी की। आपने देखा हाल ही में जो बिल आया था वक्फ बोर्ड का और पाया गया भाई इसके पास इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी कहां से हुई वक्फ बोर्ड के पास। ये वो प्रॉपर्टी जो मुसलमानों ने वक्फ की गई, यानी कि मस्जिद जो मानी जाएगी वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और मस्जिद के पास अगर किसी व्यक्ति ने अपनी वसीयत मस्जिद के नाम कर दी तो वो संपत्ति भी वक्फ की ही संपत्ति कहलाई जाएगी। ये जो अभी हाल ही में जो वक्फ बोर्ड का जो चल रहा था कि जो इतनी प्रॉपर्टी यहाँ से कि किसी मुसलमान ने कोई भी देखा उसके पास कोई भी संपत्तियां थोड़ी सी मस्जिद में दे दी, मदरसे में दे दिया, उसमें दे दी। ठीक हो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी वसीयत करने वाला अपनी संपत्ति की वसीयत, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, बच्चा हो, जवान हो, किसी के हक में कर सकता है। बस शर्त यह है कि वह व्यक्ति वसीयत करने वाले की मृत्यु के हमें अष्टीम हो, यानी कि जिस टाइम वह व्यक्ति जो वसीयत कर रहा, जिस व्यक्ति के हक में की, वह भी जीवित होना चाहिए। ये इसलिए कही गई बात, अगर किसी व्यक्ति ने भाई कह दे कि आप लोग से भाई गाँव में अक्सर ये चलो, गाँव में, शहरों में, कि भाई मैं फला व्यक्ति कोई भी अपने दादा परदादा क्या कर रहा, अपने पोतों के नाम कर रहा, लेकिन पोता है पोती वो गर्भ में, पेट में, और कह दे कि भाई जो भी बच्चा फलाने से पैदा होगा, यानी कि मेरे लड़के की जो वाइफ से पैदा होगा, मेरा पोता पोती किसी के हक में कर रहा, ठीक हो, गर्भ में बस उसके हक में कर दे, तो यह शर्त है कि बच्चा वसीयत करने के 6 माह के भीतर जन्म हो चुका हो। भाई अगर जैसे किसी ने कोई व्यक्ति उसने कहा कि मेरी बहू से, यानी कि मेरे जो लड़का है इसकी वाइफ से जो भी बच्चा होगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मेरी संपूर्ण संपत्ति की जो भी वसीयत हो इसके नाम फला बच्चा जो पैदा होगा,
लेकिन इसमें शर्त है कि वह बच्चा 6 महीने के बाद पैदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हाँ वो बच्चा 6 महीने बाद पैदा तो हुआ, लेकिन बाय फॉल्ट किसी कंडीशन के कारण या किसी भी तरीके से हमारे कारण हुआ है उसका इंतकाल हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो वसीयत वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि जिसके नाम वसीयत की वही जीवित नहीं है। और यही मैं बताना आपको चाह रहा था कि जो सेकंड जो कंडीशन हो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो सेकंड कंडीशन इस बारे में, सेकंड कंडीशन ये हो, वसीयत एक से ज्यादा लोगों को भी की जा सकती है। मुसलमानों में, ठीक हो, यानी कि एक से ज्यादा लोगों को की जा सकती है। मुसलमानों में एक नियम यह भी है, यदि वसीयत उत्तराधिकारी के फेवर में नहीं की जा सकती, उत्तराधिकारी का मतलब अपने लड़के के फेवर में नहीं की जा सकती। अगर एक को 4 लड़के, तो ऐसा नहीं है कि जो वसीयत हो कि 4 में तो एक के नाम वसीयत कर दी और 3 को संपत्ति से क्या कर दिया, बेदखल कर दिया, मैं नहीं देते कर दे, हालांकि राइट है, लेकिन अगर संपत्ति उत्तराधिकारी के हक में की जा सकती हो तब की जा सकती हो जब उसके जो अन्य उत्तराधिकारी इसकी सहमति दे दे कि हाँ जी आप इस फला के नाम या संपत्ति या प्रॉपर्टी वसीयत कर दो और हम इससे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वसीयत को अपने उत्तराधिकारी नाम भी कर सकता हूँ मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। और अब तीसरा जो नियम ये हो कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी जो संपत्ति, जैसे उसके पास 100 बीघे जमीन हो, 1/3 ही वसीयत कर सकता हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उससे ज्यादा इस कंडीशन में करेगा जो भी उसका उत्तराधिकारी हो, उनकी अगर सहमति है कि हाँ भाई 1/3 का से ज्यादा आप वसीयत करना चाह रहे हैं, हमारी सहमति, उनसे सहमति ले ली, तो आप 1/3 से ज्यादा भी वसीयत कर सकते हैं। अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की जो शादी मतलब मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ना हुई हो और स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी शादी हुई हो, तो ऐसी सिचुएशन में वसीयत करने वाला अपने संपत्ति की, संपूर्ण संपत्ति की भी वसीयत कर सकता है, क्योंकि यह देखा गया, यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने मुस्लिम लॉ को से शादी नहीं की, उसके स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग की है, तो उस पर मुस्लिम लॉ लागू नहीं होगा। इसलिए वह अपनी संपत्ति की वसीयत, संपूर्ण संपत्ति की वसीयत कर सकता है बिना अपने उत्तराधिकारी की सहमति के, यानी कि उसे फिर अपने जो उत्तराधिकारी उनकी सहमति लेनी पड़ेगी संपूर्ण संपत्ति की वसीयत करने के लिए। नहीं तो अगर सहमति नहीं है तो 1/3 की ही वसीयत कर सकता हो, बस। एक कंडीशन रखी गई, अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी सहमति की वसीयत का 1/3 भाग उत्तराधिकारी की से ज्यादा कब कर सकते हो, तब कर सकते हो कि उसकी एक ही उत्तराधिकारी, उससे ज्यादा उसके पास उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि एक ही लड़का, एक ही बच्चा, तो उसको किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। मुस्लिम वसीयत में कोई शर्त नहीं जोड़ी जाती, ठीक है। मुस्लिम अगर कोई शर्त जोड़ी जाती है तो नियम या वसीयत तो प्रभावी रहेगी, लेकिन वह शर्त नहीं जोड़ी जाएगी। इसका मतलब ये हो कि मुस्लिम वसीयत में कोई शर्त नहीं जोड़ी जाने की, ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ अगर वसीयत करने वाले को ये कहा गया भाई अपना ऐसा इसमें शर्त यह हो कि संपत्ति की जो तो आप मेरे साथ वसीयत मेरे नाम कर रहे, उससे रिलेटेड कोई और संपत्ति अगर आपके मरने के बाद यह संपत्ति मेरे नाम आ जाएगी तो वह फला संपत्ति फला दूसरे के नाम हो जाएगी। कंडीशन रख दी कि, यानी कि कंडीशन ये हो कि भाई अगर यह संपत्ति जब मेरे नाम आ जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने वसीयत की जो आपके जो वो हो कि भाई आपके मरने के बाद हम, जैसे कि ये जो जमीन हो, जो कुछ हिस्सा इसका जमीन का भाई हम ठाक वक्त के नाम कर देंगे, मस्जिद में दे देंगे, मदरसे में दे देंगे। यानी कि एक बंदे ने, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा, एक बंदे ने वसीयत लिखी 100 बीघे जमीन की अपने पोते के नाम और कहा कि ऐसा जितने मर जाऊंगा वसीयत जो मैं आपकी 100 बीघे जमीन कर रहा, इसमें शर्त यह हो कि आपको 50 बीघे जमीन आपको कब्रिस्तान में देनी। ऐसी सिचुएशन में वसीयत तो लागू रहेगी, लेकिन जो उसमें जो शर्त रखी गई कि भाई हाँ 150 बीघे जमीन जो उसमें जानी कब्रिस्तान में देनी आपको मेरे मरने के बाद, वो लागू नहीं होगी। यही में शर्त बस। मुस्लिम वसीयत उस व्यक्ति के मरने के बाद ही लागू हो जाती है अगर वह किसी वसीयत करके भविष्य में लागू करने की अगर मतलब जो मुस्लिम वसीयत हो लागू जब होगी जिस व्यक्ति ने वसीयत की हो और तभी लागू होगी। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीते जी वसीयत कर दी और यह कंडीशन रखी कि यह भविष्य में लागू हो जाएगी, मेरे जीते जी लागू हो जाएगी, लेकिन यह लागू नहीं होगी।
हिंदू लॉ और इंडियन सक्सेशन एक्ट में वसीयत के बारे में कोई विशेष पाबंदी नहीं लगाई है, केवल मुस्लिम लॉ में लगाई, लेकिन मुस्लिम लॉ में यह पाबंदियां लगाई गई है। मुस्लिम लॉ में यह पाबंदियां लगाई गई है। एक बात और, वसीयत कैसे तैयार की जाए, कैसे ड्राफ्ट की जाए, इसके बारे में आपको बता रहा। इसके बारे में, वसीयत के बारे में और कितने पैसे इसमें लोगों, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करना। वसीयत जैसे आप वसीयत कराएंगे तो उसके साथ आपको यानी कि अपनी वसीयत तैयार करवा को, जहाँ पे आपकी संपत्ति है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक वहां जाएंगे। या वसीयत को ना एक हिंदुस्तान में आप कहीं भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसमें कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता, लेकिन इसकी कुछ रजिस्ट्रार के यहाँ कुछ फीस कट होती हो, कुछ फीस पे करनी पड़ती हो, वो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी वसीयत करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी राज्य में या उसका जो राज्य का जो क्षेत्र हो, जो उसका रजिस्ट्रार, जो ऑफिसर, जो रजिस्ट्रार जहाँ बैठता हो, रजिस्ट्री जहाँ होगी, वही वसीयत आप कर सकते हो। आप इसे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी वसीयत आप कर सकते हो, किसी भी संपत्ति, किसी भी प्रॉपर्टी की। बस कंडीशन यह हो, जिस टाइम आप वसीयत तैयार करो, उस वसीयत के, उस मकान का, दुकान का जो भी है, उसकी जो खाता नंबर, खसरा नंबर, अगर नगर पालिका में, नगर पालिका का जो नंबर दिया हुआ, जो रसीद कट रही, नगर निगम में जो नगर निगम की जो रसीद कट रही, और उसकी चौधी का मतलब उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या हो, ये पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा जाना चाहिए। और जिसके हक में कर रहे वो भी ऐसा ना हो कि भाई कोई सोस्ट माइंड का हो, एसटीयू का मतलब हो, एसटीयू का मतलब यानी कि वो होना चाहिए दुनिया में। ऐसा नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वसीयत कहते कि दुनिया वही नहीं है। इस बारे में आपको एक कहानी सुना रहा, बहुत जबरदस्त कहानी। खैर, आप अगर के पास अगर टाइम है तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो आप मत सुनो। कि एक लड़की थी जो कलियर शरीफ, अगर आप जानते हो, तो उसकी शादी जो हो गई थी सहारनपुर में हुई थी। अब जब सहारनपुर में जब उसकी शादी हुई तो उसको 5 लड़के थे। जमीन उसको बहुत अच्छी थी, प्रॉपर्टी थी बहुत बढ़िया। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, उसका जो लड़का था, जिसके साथ लड़की की जो शादी हुई थी, उनमें एक लड़का, उसका क्या हो गया, उसका देहांत होने के बाद, उसके यानी कि शादी के 4-5 साल बाद उसका जब देहांत हो गया, तो वो जो लड़की थी, उसके जो 4 भाई थे, उन्होंने बहुत तंग परेशान किया उसे, यानी कि उसको घर से निकालते, ताकि इसको अपनी संपत्ति, जमीन उनको चौकी थी, बढ़िया जमीन थी, तकरीबन 100 बीघे जमीन थी। उन्होंने लड़ झगड़ को उस लड़की को, उसके घर और उसके बच्चे को साथ कलियर भेज दिया। कलियर में अब उनका काम बहुत हल्का था, लेकिन जहाँ सहारनपुर में गई थी वहां पर काम उनका बहुत बढ़िया था। अब लड़की अपने बच्चे को लेकर कलियर रहने लगी, लेकिन लड़का जो लड़का था, जिसका जो सहारनपुर में, जो उसके 2 दादा ने देखा कि मैं, मेरे बच्चों ने सही नहीं किया, यानी कि मेरे 4 बच्चों ने सही नहीं किया। मेरे अगर एक लड़के का देहांत अगर हो गया, उसकी मृत्यु अगर हो गई, तो मेरा जो पोता, उसे उन्होंने और मेरी जो बहू को लड़ झगड़ घर तो काट दिया। तो उसने क्या किया, एक वसीयत तैयार करी। वसीयत तैयार करी कि जो संपत्ति, जितनी भी इसके पास जो संपत्ति थी, उसका जो 5 हिस्सों में जो बट रही थी, एक हिस्सा जो था, जो अपना पोता था, उसके नाम वसीयत कर दी। अब जब ऐसे ही दिन बीतते गए, 5-7 साल बाद जब वो लड़का 10-12 साल का हो गया, तो उसके जो दादा था सहारनपुर में, उसका देहांत हो गया। अब जब उसका देहांत हो गया, जो उसके 4 लड़के थे, उसके नाम जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति थी, वो अब गए रजिस्ट्रार ऑफिस में, उन्होंने मालूम किया भाई जो उनके नाम प्रॉपर्टी थी, जो भी था, अब वो आप हमारे नाम कर दो। लेकिन जैसे ही वहां जाते हो रजिस्ट्रार ऑफिस में, मिलते हो पटवारी से या रजिस्ट्रार से, तो उन्हें पता लगता हो कि बड़े के जो फादर के नाम से संपत्ति थी, वो संपत्ति उन्होंने अपने जो लड़का मरा था उसके लड़के के नाम पर संपत्ति कर दी, और वो संपत्ति तकरीबन 5-6 करोड़ की थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मतलब जो मरने के बाद ही वसीयत लागू होती हो। खैर, उसके बाद ये संपत्ति में मरने के बाद अगर कोई से चैलेंज करो, हालांकि चैलेंज कर सकता हो, लेकिन वो पर जब तक जीते तो आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन मरने के बाद चैलेंज करना बेकार हो, क्योंकि जो करने वाला जब वो दुनिया में ही रहा, फिर भी आप सिविल कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो कलियर जो उसकी माँ आ गई, उनका काम बहुत टूटा हुआ था, वो चाय की दुकान पर काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही पता लगा कि हाँ भाई जो प्रॉपर्टी वो फला बच्चे के नाम है, 5-6 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी, तो खैर उसके बाद ऐसा हुआ, प्रॉपर्टी जो बच्चा यहाँ पर आ गया था कलियर में, वसीयत जो की थी उसके दादा ने, वो उसको मिली, वो सरकार द्वारा। ऐसा नहीं है, सरकार में बहुत अच्छे आदमी बैठे, उन्होंने उस बच्चे को दिलाया।
वसीयत को चैलेंज भी किया जा सकता है। और हाँ, वसीयत का जो मतलब एक संपत्ति की वसीयत एक ही बार की जा सकती है। एक संपत्ति की वसीयत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी वसीयत की जा सकती है। लेकिन संपत्ति की जो लास्ट में जो सबसे बाद में जो वसीयत हो, जो सबसे लास्ट में की उसने, वही प्रभावी होगी इसके मरने के बाद। और जो उससे पहले जो कर रखी, जैसे किसी व्यक्ति ने 5 वसीयत कर दी, जो लास्ट की होगी वह प्रभावी होगी, लेकिन जो चारों ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगी एक कदम। हाँ, एक बात और भी कि वसीयत का कैंसिलेशन भी हो सकता है। जीते जी वो क्या अगर उसे कैंसिल करनी, कैंसिल हो जाएगी। मैं नहीं करना चाहता, कोई परिस्थिति आ जाए कैंसिल हो जाएगी। यार अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।